Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कि अगर 10 साल में मनोज तिवारी जी ने काम किया होता तो 40 डिग्री के तापमान में उन्हें उन इलाकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वाह वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। हम लगातार जनता के चरणों में जाते रहते हैं। प्रत्याशी जी, ये आपने क्या कह दिया? जनता तो भगवान है हमारी, जनता भी बूथ तक आएगी, लेकिन आपने तो अपमान कर दिया जनता का। हम क्या काम करने के बाद हम जनता से घमंडी हो जाएं? हम घमंडिया गठबंधन नहीं है। 2024 की जंग चल रही है और दिल्ली में सारे उम्मीदवारों की घोषणा हो गई और माहौल चुनावी है। और इस चुनावी माहौल में लगातार इलाके में तमाम प्रत्याशी लगे हुए हैं। एकमात्र बीजेपी के ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट इस बार रिपीट हुआ है। मनोज तिवारी जी हैं हमारे साथ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से प्रत्याशी भी हैं, सांसद भी हैं। मनोज जी, जो आपके सामने उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार, ये कहा जा रहा है कि इस बार सबसे हाई प्रोफाइल सीट आपकी हो गई है और सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला इसी सीट पर देखने के लिए मिलेगा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग देखता हूँ। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जो बहस हम बहुत लंबी लंबी टीवी इंटरव्यू, बड़े बड़े मीडिया, डिजिटल प्रचार से नहीं कर सकते थे, वो हमारे क्षेत्र और क्षेत्र के साथ साथ, चूंकि दिल्ली है, ये एक बड़ी साजिश को ये देश समझ पाएगा और हमारा लोकसभा क्षेत्र समझ पाएगा, जिनको प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी दोनों ने। तो प्रत्याशी बनाने में ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना पूरा परिचय दे दिया है। और दूसरा फायदा मुझे ये होगा कि हमने जो काम अपने क्षेत्र में किया है उसकी चर्चा तो होगी, क्योंकि अब कुमार कुणाल जी भी आएंगे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बैठे हैं। ये हमारे उदय कौशिक भाई साहब का, जो हमारे कैलाश मानसरोवर यात्रा और ये जितने दिल्ली का धर्म संबंधी, पूरा क्या बोलते हैं भैया उसको, हाँ, तीर्थ यात्राओं का सब कार्य देखते रहे हैं। और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि किस तरह से मनोज तिवारी ने उस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से सजाया है, जिसको कांग्रेस हमेशा इग्नोर करती रही है। अच्छा, एक बात आ रही है, आपने भी कहा कि एक तरीके से धर्म पर भी जोर है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव है, ये ध्रुवीकरण का चुनाव ज्यादा हो जाएगा? अभी हम आज घूम भी रहे थे, आज हनुमान जयंती भी है, तो बहुत सारी जगहों पर हमें यात्राएं भी दिखी हैं। तो क्या ये एक तरीके से ये पूरा ध्रुवीकृत चुनाव है? अब तो मैं जहाँ जा रहा हूँ, कोई ये उड़ा दे रहा है, कोई ये पहना दे रहा है, कोई ये पहना रहा है। तो ये तो हमारी विरासत है। विकास भी करना है और विरासत भी बचाना है। और विरासत को तो बचाने से बहुत ऊपर उड़ गए हम लोग। अब विकास सिर्फ करना नहीं है, विकास के रिकॉर्ड बनाने हैं। विरासत सिर्फ बचाना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा विकास और विरासत दोनों में दुनिया में सबसे ऊंचा रिकॉर्ड बनाना है, और वो है सत्य सनातन संस्कृति का, क्योंकि इसमें सभी धर्मों का सम्मान है। अच्छा, आप विकास की भी बात कर रहे हैं, विरासत की भी बात कर रहे हैं। आज जब कन्हैया कुमार आज तक से बात कर रहे थे, तो उनका कहना है कि अगर 10 साल में मनोज तिवारी जी ने काम किया होता तो 40 डिग्री के तापमान में उन्हें उन इलाकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती जहां वो कभी गए ही नहीं 10 साल। ये तो बड़ा अच्छा ऐसा बोला उन्होंने। वाह वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। हम लगातार जनता के चरणों में जाते रहते हैं। हम जनता से मिलने में अपनी बेइज्जती नहीं समझते। कांग्रेस प्रत्याशी जी, ये आपने क्या कह दिया? जनता तो भगवान है हमारे लिए। 40 नहीं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान होगा तो भी हम जनता के पास जाएंगे
और कितना भी सेंटीग्रेड तापमान होगा, जनता भी बूथ तक आएगी। लेकिन आपने ये तो अपमान कर दिया जनता का। हम क्या काम करने के बाद हम जनता से घमंडी हो जाएं? हम घमंडिया गठबंधन नहीं है। हम एनडीए हैं, हम बीजेपी हैं, और हम सब कुछ करके भी कहते हैं ये सब तो अभी ट्रेलर है। अभी तो देश और समाज का असली विकास होना बाकी है। कोट कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, आजकल नरेंद्र मोदी जी के बयानों पर बहुत सारा विवाद भी छिड़ा हुआ है और बहुत सारी बातें भी लगातार चल रही हैं। तो थोड़ा देर रुक जाओ बेटा, इसको बंद कर। उस विवाद को किस तरीके हम इलाके में भी हैं और इलाके में लगातार आपका इस तरीके से मिलना जुलना का कार्यक्रम भी चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के एक बयान पर भी विवाद चल रहा है कि जो उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के भी कहा कि जिस तरीके से अगर संपत्ति पर नजर है या संपत्ति की जो सर्वे करवाने को लेकर है, उस पर विवाद है। उसको लेकर के आप किस तरीके से, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं तो हैरान हूं। नरेंद्र मोदी जी ने तो सबकी आंखें खोल दी हैं। मेरे पास भी है कांग्रेस मैनिफेस्टो 2024। इस मैनिफेस्टो में 3 बातें कि हम आएंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। ये देश संविधान से चलना चाहिए, यूनियन सिविल कोड से चलना चाहिए, या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ से चलना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कॉलरशिप देंगे। मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ साथ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इनको क्यों नहीं? ये कैसे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? और तीसरा, आप लिखते हैं कि द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इज अ नेसेसरी स्टेप। और उसके बाद आप लिखते हैं कि वी विल इंश्योर दैट बैंक्स विल प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू माइनॉरिटीज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का परिभाषा समझते हैं? आप कहते हैं कि हम सिर्फ एक धर्म के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे, तो बाकी धर्मों के लोग आपको अभी क्या करेंगे? और वो भी जिस धर्म को आप देने की बात कर रहे हैं, उस धर्म को आज तक आपकी सरकार थी तो आपने क्या दिया? लेकिन माइनॉरिटीज में एक सवाल है। माइनॉरिटी में तो मुस्लिम के साथ जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। उसमें तो माइनॉरिटी में तो सब आते हैं ना। तो इसमें तो माइनॉरिटी वर्ड है, तो उस पर आपको आपत्ति है या आपको मुस्लिम पे आपत्ति? नहीं, उनका माइनॉरिटीज मतलब मुस्लिम। वो खुद उनके प्रधानमंत्री रूप में मनमोहन सिंह जी कह चुके हैं कि माइनॉरिटीज मीन्स मुस्लिम। दिस इज द लाइन सेड बाय ऑनरेबल मनमोहन सिंह जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसलिए हम इसको कोट कर रहे हैं तब जब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आप बैंक में जो प्रॉपर्टी आप समीक्षा कराएंगे और सारी प्रॉपर्टी को आप वहां बांट देंगे। ये आप देश को क्या कह रहे हैं? आप मैंने जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको आप बांट देंगे। और ये आज तो देखिए, हमें कुछ नहीं कहना, मोदी जी ने कहा है। मोदी जी जब भी कुछ बोलते हैं बहुत रिसर्च के साथ बोलते हैं। और जो ये कांग्रेस ने जो ये बात कह दी है, इस देश के लोग क्या हस्र करेंगे। जो हमारे देश में तमाम महिलाएं कुछ न कुछ गहना आभूषण बचा के रखती हैं, आप उनका सब कुछ छीन करके और ज्यादा बच्चे वालों को बांट देंगे? कोई बात नहीं, आइए, देश की जनता आपको जवाब देगी। अच्छा, फिर वापस लौटते हैं आपके इलाके पे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सबसे पिछड़े इलाकों में एक है, ये तो आप भी मानेंगे दिल्ली भर के। तो इसमें क्या आपको लगता है कि ये आपके सामने चुनौती बन के आएगी? क्योंकि सबसे पिछड़े इलाकों में है, आप 10 साल सांसद हैं, तो जो आपके विरोधी हैं वो इसके पिछड़ापन का मुद्दा उठाएंगे कि अगर आप 10 साल से सांसद हैं तो भी ये पिछड़ा क्यों है? आज तो आप आए हैं बाय रोड ना,
तो आज आपको बाबरपुर तक आने में आप अगर सपोज कीजिए इंडिया गेट से चलते हैं तो आप सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहुंचेंगे। आप मुझे लगता है कि आप आए होंगे शास्त्री पार्क से। जिस शास्त्री पार्क पे आप देखे होंगे, आप एम्स जैसा चौराहा हो गया है शास्त्री पार्क, 1 मिनट नहीं रुकना पड़ता, वहाँ 1.5 घंटा रुकते थे। और जब पार किए होंगे ऊपर से आपको एलिवेटेड रोड दिखा होगा, उसके थोड़ी बगल से आप जब इधर से जाएंगे तो आपको ट्रिपल डेकर मेट्रो दिखेगा। आप मेट्रो के नीचे से आए होंगे। ये सब कुछ 2014 के पहले नहीं था, ये सब 2018 के बाद आया है कुमार भाई। तो अब हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बहुत मामले में पीछे है, क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट में हम नहीं हैं। और दिल्ली का जब तक गलियों का विकास नहीं होगा, घर घर में साफ पानी नहीं आएगा, जब तक बुजुर्गों का पेंशन नहीं मिलेगा, जब तक घोटाला नहीं रुकेगा शराब का, डीटीसी का, जल बोर्ड का, तब तक हम दिल्ली को उस स्तर पे ले जाने में कोई भी सक्षम नहीं होगा। लेकिन जितना केंद्र सरकार का काम था, आप अभी वापस लौटिएगा, सिग्नेचर ब्रिज होके जाइएगा, आप यहाँ के ट्रिपल डेकर मेट्रो को देख के जाइएगा। ये सब कुछ यहाँ पहली बार रेलवे स्टेशन बना है, पहली बार मेट्रो आई है, पहली बार नदी पे बड़ा पुल बना है, पहली बार सेंट्रल स्कूल खुला है, पहली बार यहाँ पे रिवर फ्रंट बन रहा है, पहली बार यहाँ देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड बन रहा है। अच्छा, एक बात और है, क्योंकि आपके जो विरोधी हैं कन्हैया पे बहुत सारे विवाद जुड़े हुए हैं और आप निश्चित तौर पर अपने चुनाव प्रचार के में भी उसको उठाएंगे। तो आपको लगता है कि जो विवादों से उनका पुराना रिश्ता है वो कहीं ना कहीं वोटर के मन में असर करेगा? 100% करेगा। देखिए, जनता सबसे पहले क्या चाहती है? सुरक्षा। और ये जो प्रत्याशी दिया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, वो देश को टुकड़े टुकड़े करने की भावना रखते हैं। वो चाहे कितना भी उसको छुपाने की कोशिश करेंगे चुनाव के लिए, मगर उनके व्यवहार देश के लिए सरेआम है। वो आतंकवादियों के समर्थक हैं, वो अफजल गुरु के समर्थक हैं। उन्हीं का नारा है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कातिल कौन है? सुप्रीम कोर्ट। उसने, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दिया उनको, अफजल जो भी व्यक्ति संसद पे हमला कराए। आप उनको कहते हैं कि आप अफजल के तरफदारी करते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं। और आप भारत की सेना को, जिसके लिए सेना अपने मन में भारत माता की जय का नारा गूंजता है, आप उस सेना को गाली देते हैं। और जो गाली देते हैं हम माइक पे नहीं बोल सकते सर। तो क्या वोट देते समय लोगों को पता नहीं रहेगा कि ये व्यक्ति तो सरेआम देश को टुकड़े टुकड़े की बात करने वाले हैं? अब चूंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी उसी में चले गए। आप इस क्षेत्र में घूमिएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े बड़े पदाधिकारी हताश हैं, निराश हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ घर बैठ गए हैं, कुछ को समझ में नहीं आ रहा है हम कैसे इसका प्रचार करेंगे। पॉलिटिकल कंपल्सन होता है, लेकिन मुझे लगता है अंदर अंदर सब कुछ खोखला हो गया है। और शायद इसी का उनकी मीटिंग्स में जो कुछ हो रहा है ना, आप देख लीजिए। अच्छा, लेकिन वो उनसे भी ये सवाल पूछा गया था उनके भाषणों पर, उनके विवादित बयानों पर। उनका कहना था क्या कि सरकार तो आपकी है, पुलिस तो आपकी है, अगर उन्होंने ऐसा दिया था जो कि प्रमाणित नहीं हुआ, कोर्ट ने भी उनको कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, उनको जानबूझ करके इस तरीके से फंसाया गया, तो वो जेल में होते। तो जो पुलिस उनको पकड़ करके जेल में नहीं डाल पाई, तो आप अनर्गल विवाद बढ़ाने के लिए ऐसे बयानों को उनके नाम से प्रचलित कर रहे हैं। उनके ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं और राजनीतिक पार्टी का काम या सरकार का काम सजा देना नहीं है। बातें कोर्ट में चल रही हैं, एक दिन सजा मिलेगी। अगर वो इस आड़ में बचने की कोशिश करेंगे तो कोई बात नहीं, ये तो सबके मोबाइल में है। आप जितना दिन तक बाहर हैं, बाहर हो जाइए। इस देश में तो लोगों ने बड़े बड़े नरसंहार करके भी और
बहुत लंबे समय तक वो लंबे समय बाद न्याय हुआ है। न्याय होने में बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन उससे ये कुछ अपराध ऐसे होते हैं कुमार जी, मैं आज तक से शेयर करना चाहता हूं, जिसमें बयान गवाह आते रहते हैं, लेकिन ये ऐसा अपराध है इन लोगों का, खासतौर से उस प्रत्याशी का, जो लोगों को सबके पास है, और केस कब चलेगा, कब सजा मिलेगी, कब उसका क्या होगा, वो अलग बात है। झूठ बोलने को तो कोई भी बोल करके बदल जाता है, लेकिन जो मोबाइलों में है वो थोड़ी बदल सकता है। और इसलिए जिसकी नीयत और नीति समझ में आ जाती है, उससे समाज चौकन्ना रहता है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मनोज तिवारी लगातार यही बात कर रहे हैं कि कई मुद्दों पर ये चुनाव है। ये चुनाव न सिर्फ प्रत्याशी के खिलाफ है, जिनके खिलाफ कई सारे विवादित बयान हैं, उसके साथ ही साथ विकास का भी मुद्दा है, और साथ ही जिस पार्टी से उनकी चुनौती है, उनका मुकाबला है, उस पार्टी के खिलाफ भी जो एक माहौल है बतौर मनोज तिवारी, वो भी बड़ा काम करने जाएगा और आने वाले चुनावों में निर्णायक साबित हो सकता है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली।